नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड में जो आपकी जाति व्यवस्था थी उसके बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी में जो अस्पृश्यता थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी, वो किस लेवल पे थी, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम जाति व्यवस्था को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहें तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था होती थी, जैसे कि आपने देखा होगा वैदिक और पोस्ट वैदिक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार अलग अलग वर्ण होते थे। लेकिन इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपका लचीला हो चुका था। लचीला जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मतलब कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा और शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा, वो उसी तरह के काम करेगा। तो मतलब उस समय क्या था कि मिक्स जो है कल्चर शुरू हो चुका था। तो उसमें फ़िलहाल ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी थी, लेकिन मिक्स कल्चर यहाँ पे देखने को मिला, कुछ लचीलापन देखने को मिला, जो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बात किया जाए कि विदेशी जो होते थे, मान लीजिए उस समय गुप्त पीरियड में आप जानते हो कि फॉरेन जो ट्रेड होता था या किसी वजह से कोई भी लिटरेचर के लिए आता था, जैसे फायान खुद आया था, तो उस समय जो भी विदेशी आते थे वो क्षत्रिय में शामिल किए जाते थे। कोई भी किसी चीज़ से प्रभावित होकर के अगर यहाँ पर रहने आ गया, ठीक है, उसकी फैमिली आ गई, तो वो क्षत्रिय में शामिल कर लिए जाते थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ में शिल्पकारों की अगर बात करेंगे तो उनका कास्ट जो है वो चेंज होता था। जो क्राफ्टमैन होते थे, आर्टिस्ट होते थे, उनका कास्ट चेंज होता था। जैसे कि मतलब कि जो गोल्ड का काम करता था वो आपका हाई कास्ट में गिना जाता था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है, तो उसको अभी भी लो कास्ट में रखा जाता था। कोई एग्रीकल्चर करता होगा तो वो भी आपका लो कास्ट में होगा। कुछ पुराण थे, कुछ लिटरेचर थे जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है उस समय के लिटरेचर की, उस समय के समाज की। सो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अगर एक ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया एक आपका लिटरेचर है, तो उसमें मिक्स्ड कास्ट की चर्चा देखने को मिलती है। और उसमें एक शब्द आया है वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब होता है, शंकर मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कोई भी चीज़ तब होती है जब प्योर नहीं होती। जैसे ब्राह्मण अगर ब्राह्मण में ही शादी करता हो और ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहे, और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय ही रह जाए, और जो शूद्र है उसमें कोई भी नई जाति ना आने पाए। तो अगर मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, मैंने जैसे बताया कि विदेशी भी क्षत्रिय में शामिल हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये आपका वर्ण संकर शुरू हो चुका था। तो इस तरीके का समाज देखने को मिलता है। उस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है उसकी भी व्याख्या देखने को मिलती है। अब अनुलोम और प्रतिलोम ये है क्या, उसको अगर समझा जाए तो उसमें क्या होता था कि अगर मैं जो फीमेल की बात करूँ, फीमेल अगर लोअर कास्ट से आती है और जो आपका मेल है जिससे शादी होने वाली है उसकी, वो आपका हाई कास्ट से आता है। ऐसे समझिए अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण जो है वो शूद्र कास्ट में आने वाली किसी लड़की से शादी करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए फीमेल जो है वो आपका हाई कास्ट की है, मान लीजिए कोई क्षत्रिय लड़की है और वो आपका वैश्य या शूद्र से शादी करती है, किसी लड़के से शादी करती है, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो इस तरीके से विवाह प्रारंभ हो चुके थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं गुप्ता पीरियड के सोसाइटी के बारे में, तो सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी क्या था कि थर्ड सेंचुरी के बाद से अनटचेबिलिटी बढ़ने लगा था, अस्पृश्यता थी जो बढ़ने लगी थी। जैसे कि बात किया जाए गुप्त काल में, कात्यायन को आप जानते होंगे, बहुत से ऐसे मतलब लिटरेचर लिखे गए हैं। जैसे अभी नीचे मैं डिस्कस करूँगा, कालिदास, वराहमिहिर, बाण, फाहियान, इन सभी ने भी आपका यहाँ पे अनटचेबिलिटी की चर्चा जरूर की है। तो गुप्त काल में कात्यायन ने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था धर्मशास्त्र, उनका लिटरेचर था। तो उस लिटरेचर में उन्होंने अस्पृश्य शब्द का मेंशन किया था, कई बार मेंशन किया है। और उसमें ये बात डिस्कस किया गया जैसे कि मैं शिकारी हो गए, मतलब किन जातियों को, ऐसा नहीं है कि शूद्र को ही जो है वो आपका अस्पृश्य मानते थे, अनटचेबल मानते थे। शिकारी हो गए, आर्टिस्ट हो गए, और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर करते थे, मतलब जो कि उस समय के किसान थे और जो छोटे किसान थे, उनको भी आपका अनटचेबल माना जाता था, ठीक है, अस्पृश्य माना जाता था। उनको छोटी जाति का या उनको नेग्लेक्ट किया जाता था सोसाइटी में। कुल मिला के मतलब जैसे कि पुअर पुअर जो आपका पुअर एक आपका सर्किल बना लिया जाए सोसाइटी का, तो उसको जो है अस्पृश्य माना जाता था, ठीक है, उनके वर्क कल्चर के हिसाब से। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो बातों को डिस्कस कर लिया, अनटचेबिलिटी, और उस दूसरा हमने डिस्कस किया वर्ण व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम था। इसके आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि कला और स्थापत्य के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम उसके अलावा भी डिस्कस करेंगे लिटरेचर के बारे में, ठीक है, साहित्य के बारे में। तो इतना अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि गुप्त काल का जो समाज था वो कैसा था। अब अगर कला और साहित्य की बात करें तो सबसे पहले कला और स्थापत्य की बात करेंगे। तो इसमें गुप्ता पीरियड में फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी। मतलब यहाँ पे प्रारंभ जो है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब जैसे कि दुर्गा की मूर्तियाँ देखने को मिली तो फ्री स्टैंडिंग देखने को मिली। इसी तरीके से सांची में हमें गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो भी आपका गुप्ता पीरियड में ही के आसपास ही देखने को मिलती है, ठीक है, वो भी आपका स्टैंडिंग ही मूर्ति ही है। तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और उसकी विशेषता जो है आपका गंधार जो जो कला है वो आपका मथुरा कला से ज़्यादा प्रभावित दिखता है, ठीक है। मतलब आप जानते हो कि अलग अलग कला अलग अलग स्कूल होती थी, मतलब कि अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बताते थे कि ये किस कला से ज़्यादा प्रभावित है। तो ये आपका जो गुप्ता आर्किटेक्चर है उसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स है वो बनना शुरू हो गए थे। अब किन किन जगहों पे हुए थे, जैसे सांची की बात करें वहाँ पे टेम्पल है, और उसके बाद
कंकाली टीला जो आपका जबलपुर के नज़दीक है, उस वो आपका 5th और 6th सेंचुरी के आसपास इनकी देखने को मिलती है संरचना। उदयगिरी में रॉक कट केव का भी हमें जो विदिशा के नज़दीक है वो देखने को मिलता है। अब एक है आपका दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर जो कि देवघर रांची में है और इसको लगभग 510 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। और इसी तरीके से यूपी में भीतरगांव करके है, ठीक है, भीटा करके है, तो वहाँ पे आपका रूइंड टेम्पल मिला, मतलब कि वो नष्ट हो चुका है टेम्पल, उसके अवशेष ही दिखाई देते हैं, अवशेष मात्र ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो समझ में आता है कि वो आपका गुप्ता आर्किटेक्चर से ही संबंधित होगा। इसी तरीके से जो मंदिर बने हैं, मंदिरों की विशेषता जो है गुप्ता पीरियड में, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने अक्सर सुना होगा शिखर का नाम सुना होगा, गर्भगृह का नाम सुना होगा, मंडप का नाम सुना होगा। तो इन सभी जगहों में जो आपका रूफ जो छत होती थी मंदिर की, वो फ्लैट रूफ होती थी। पहले आपने देखा होगा गुंबद बनता था ना, डोम बनता था, शिखर बनता था। तो लेकिन यहाँ पे गुप्ता पीरियड में जो मंदिर बने हैं ज़्यादातर, वो आपका फ्लैट रूफ बने हुए हैं, मतलब उनका जो छत है वो आपका फ्लैट है, उसमें कोई शिखर नहीं दिखाई देती है। और उनका जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है, उस गर्भगृह की बात करेंगे तो वो क्यूबिकल है। क्यूबिकल जैसे आप हो सकता है हेमी स्फेरिकल होगा, डोम टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे जो गर्भगृह है वो आपका क्यूबिकल टाइप का दिखाई देता है। इसी तरीके से मंडप जो है वो आपका सिंगल एंट्रेंस है। कई बार ऐसा आप देखने को मिलता है जो मंडप है वो आपका अलग ढेर सारे एंट्रेंस होते हैं, 3 एंट्रेंस 4 एंट्रेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल एंट्रेंस, सिंगल प्रवेश ही दिखाई देता है। और इसमें जो जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया वो स्टोन है, ज़्यादातर पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है। तो अब समझते हैं कि ओवरऑल की गुप्त कला जो है, गुप्त काल का जो स्थापत्य कला है वो आपका मथुरा आर्ट से प्रभावित है, ठीक है, ज़्यादातर। इसमें अगर बात करें फर्स्ट डेटेड स्थापत्य की बात करेंगे 5th सेंचुरी में, वो आपका विदिशा के नज़दीक उदयगिरी जो मैंने अभी बताया ना आपको, तो उसमें हमें फर्स्ट स्थापत्य देखने को मिलता है जो कि रॉक कट है, ठीक है। इसी तरीके से बेस नगर की बात करेंगे, ब्यास नगर जिसको बोल सकते हैं आप, तो वहाँ पे हमें सप्त मात्रक मतलब 7 माताएं हैं जो कि एक बेंच पे बैठी हुई हैं। उस तरह का हमें जो चित्र है वो भी दिखाई, चित्र नहीं कहेंगे उसको हम बोलेंगे स्थापत्य कला के अंतर्गत रखेंगे, मूर्तियाँ बोलेंगे, तो वो हमें दिखाई देती हैं। इसी के साथ में विष्णु का अलग अलग रूपों में हमें मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि वराह के फॉर्म में, मतलब कि ये आपका मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं। वराह जो है वैसे है तो क्या है, पशु है, लेकिन इनका जो है वो आपका ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो दिखाया गया। इसी तरीके से नरसिंह जो है उसका भी आपका ह्यूमन बॉडी के हिसाब से उसको क्रिएट किया गया है, बस जो मुख होगा, जो माउथ होगा वो आपका सिंह का लगेगा, शेर का लगेगा, लायन का लगेगा, अदरवाइज वो आपका नर रहेगा, ठीक है, इंसान रहेगा। इसी तरीके से सांची में जो आपका बुद्ध की सीटेड बुद्धा है वो भी आपका मथुरा कला के लक्षण जो है उसमें दिखाई देते हैं। स्टैंडिंग बुद्धा जो है 7 फीट के हैं, और इसी तरीके से मुखलिंग है मतलब विष्णु जी का। तो ये सारे आर्किटेक्चर जो है वो आपका गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। बनारस में आपका 6 फीट 10 इंच का एक आपका कृष्ण की गोवर्धन के साथ में मूर्ति है, जिसमें चुनार के स्टोन है। चुनार आप मिर्ज़ापुर के नज़दीक आपका देखेंगे उस क्षेत्र में ही, तो वहाँ की जो स्टोन है उसका, बनारस भी आपका आसपास ही है, तो वहाँ के स्टोन जो है वो आपका वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसकी जो कला है वो भी आपका मथुरा कला से ही प्रभावित है। अब आयुध पुरुष जो है वो आपका चार्मिंग क्रिएशन ऑफ गुप्ता पीरियड, ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करेंगे तो अजंता जो है, अजंता केव के लास्ट के जो आपके 4 केव है ना, वो गुप्ता आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। मैं ये नहीं कहता कि गुप्तों ने ही बनवाया था, गुप्त के लोगों ने बनवाया था, लेकिन उस समय मैं ये बात कर रहा हूँ 5th और 6th सेंचुरी की, तो उस समय आपका ये देखने को मिलता है। जैसे सातवाहन काल में 2 चैत्य और 3 विहार जो है आपका गुप्ता आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है, मतलब उनका जो आर्किटेक्चर है उन्हीं के जैसा दिखाई देता है। उसके साथ में 5th सेंचुरी में वाकाटक, इसको आप जैसे भी एक्सपेल करना चाहते कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाकाटक लिख दिया। तो उनके द्वारा सेकंड फेज के जो रॉक कट हैं वो वहाँ पे बनवाए गए हैं, और जो चित्रकारी की गई है जो वहाँ पे मतलब रॉक को कट कर करके जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनका थीम जो है बात करेंगे तो वो जातक है। जातक क्या होता था, बुद्ध के अगर पहले के जो उनके अवतार थे उनकी कहानियों को वहाँ पे उकेरा गया है। तो इस तरीके से हमने गुप्ता कल्चर को यहाँ पे डिटेल में समझा। तो इस तरीके से एक बात और समझ सकते हैं आप यहाँ पे कि केवल विष्णु की मूर्तियाँ ही नहीं बल्कि शिव की मूर्तियाँ, मतलब उस बुद्ध की मूर्तियाँ भी दिखाई देती हैं। तो मतलब यहाँ पे एक से अधिक धर्म सहिष्णु जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 धर्मों से रिलेटेड चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे हम लिटरेचर की। अब हम डिस्कस करते हैं गुप्त काल में ही वैदिक और नॉन वैदिक दर्शन का, ठीक है, और फिलॉसफी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैदिक दर्शन जो है वो आपका किस पे आधारित था। तो भगवद गीता का नाम आपने सुना होगा, जो कि उपनिषद के बाद लिखा गया था। आप ध्यान देंगे हमेशा कि जो भगवद गीता था वो आपका उपनिषद के बाद लिखा गया था, और इसमें कर्म पर बल दिया गया था। मतलब आपने सुना होगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि, मतलब कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रुचि रखा, कई चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हो। तो भगवद गीता में इसी बात पर विशेष जोर दिया गया है कि
जो जो ये धरती है, जो ये संसार है, वो आपका कर्म पर आधारित है। ठीक है, तो ये वहाँ का मतलब ये दर्शन है ना, ये फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी कुछ ना कुछ आपको बातें बताता है सामाजिक तौर पे। उसके बाद वैदिक अगर दर्शन की बात करें तो 3 ऋणों की चर्चा की गई है। अगर कोई मनुष्य ज़िंदगी में आपका आता है तो उसमें उसके ज़िंदा रहते 3 उसके ऋण होते हैं, मतलब कि तो उसके कर्तव्य 3 होते हैं, तो उसकी भी चर्चा की गई है। जैसे कि एक पितृ ऋण होता है, पितृ में पिता नहीं आता, पेरेंट्स आते हैं, माता पिता दोनों आ जाते हैं। एक पितृ ऋण होता है, एक देव ऋण होता है, एक समाज का ऋण होता है। मतलब कि अगर आप जन्मे हैं तो समाज के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है, माता पिता के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है, और देवी देवताओं के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है। तो सभी को अलग अलग तरीके से समाधान की चर्चा भी की गई है कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाएगा, कैसे अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किया जाएगा। ये तो हो गया आपका, ये दोनों बातें जो मैंने बताई हैं वो आपका वैदिक दर्शन से संबंधित था। अब नॉन वैदिक दर्शन की अगर बात करेंगे तो उसमें वो नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानता है, नॉन वैदिक दर्शन। तो इसमें चारवाक दर्शन जो है वो आपका उसमें प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, लोकायत। ठीक है, उसमें चारवाक दर्शन की विशेषता अगर बात करेंगे तो वो नास्तिक से ही संबंधित है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, और जो उसे नहीं दिखाई देता उसको वो गलत मानता है। भौतिकतावाद, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो भी आप बोलना चाहें। तो इस तरीके से वैदिक और नॉन वैदिक दर्शन होते हैं। अभी हम इसको पढ़ते पढ़ते ये भी समझेंगे कि आप देखेंगे कि 6 दर्शन हमारे भारतीय दर्शन जो है आपका आस्तिकवाद में, जो लोग आस्तिक हैं उसके लिए 6 दर्शन आपका इस समय देखने को मिलता है गुप्तकालीन साहित्य में। अब गुप्तकालीन साहित्य में के समय में ही अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि संस्कृत जो भाषा थी वही प्रधान भाषा थी। मतलब कि जो विद्वान लोग होते थे वो ज़्यादातर अपनी जो रचनाएं करते थे, जो लिटरेचर लिखते थे, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो आपका प्रोज हो, पोइट्री और प्रोज दोनों ही, जो लिटरेचर लिखे जाते थे वो संस्कृत निष्ठ होते थे। इसी समय संस्कृत व्याकरण के कई ग्रंथ भी लिखे गए थे, और ज़्यादातर संस्कृत के अलग अलग छंदों की व्याख्या करना हो, संस्कृत भाषा में मतलब कि निपुण थे, और उसमें उत्कर्ष भी थी संस्कृत भाषा। एक और बात बताना चाहूँगा, जो आम बोलचाल के लोग थे वो आपका इतना संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं बोलते थे, तो वो आपका प्राकृत से काम चलाते थे। मतलब सेकेंडरी अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो इस समय की सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो आपका प्राकृत भाषा होगी। कौन सी प्राकृत भाषा? मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप या फिर उसका नॉर्मल स्वभाव का जो भाषा है वो आपका प्राकृत थी। अब इसको संस्कृत को उस समय क्लासिकल एक्सीलेंस के तौर पे देखा जाता था। मतलब इतने हाई लेवल की व्याकरण त्रुटिहीन संस्कृत जो है वो फिर कभी नहीं लिखी गई। इसमें कई लोगों का नाम आता है, जिसमें कालिदास का नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कालिदास के कई ऐसे संस्कृत के में लिखे गए साहित्य थे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया, ऋतु संहार हो गया। तो ज़्यादातर जो बेस्ड होते थे वो आपका ड्रामा पे बेस्ड होते थे, मतलब वो ड्रामा ज़्यादा लिखा करते थे। उसके साथ साथ काव्य होते थे, मतलब कि ये श्लोकों के फॉर्म में लिखे होते थे, और कोर्ट पोइट्री जो है वो उसके फॉर्म में लिखा जाता था। अब इसी तरह से शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिका, और लोगों ने भी कई चीज़ें लिखी। जैसे कि मैं बात करूं तो विशाखा दत्त की, या विशाखा दत्त की, जो भी बोलना चाहें आप, तो उनका मुद्दा राक्षस, भास का महाकवि भास जो है उन्होंने 13 प्ले लिखे थे, और जो प्ले थे वो आपका रोमांटिक कॉमेडी हुआ करते थे। उनके जो प्ले उन्होंने जो भी लिखा है रोमांटिक कॉमेडी। अब सोचो प्राचीन समय में भी आपका प्ले लिखे जाते थे, विलियम शेक्सपियर हो गए, ये भास हो गए, तो प्राचीन समय से लिखे जाते थे। तो वो संस्कृत निष्ठ भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसी तरीके से अमरकोश, ये संस्कृत का ग्रामर है, वो लिखा गया था अमर सिंह के द्वारा, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। तो मतलब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किस काल में था। ये गुप्त काल में ही आपका संस्कृत व्याकरण लिखा गया था। इसी तरीके से पंचतंत्र की बात करें, कामसूत्र की बात करें, तो इसी समय में लिखे गए थे। ये सभी ज़्यादातर जो साहित्य लिखे गए थे वो आपका संस्कृत में ही लिखे गए थे। ठीक है, और संस्कृत का चरमोत्कर्ष जो है वो आपका इसी से दिखाई पड़ता है। अब अगर विज्ञान की बात करेंगे और खगोल शास्त्र की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो साइंस और एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोलॉजी है, ये दोनों ही इसके जो भी साहित्य लिखे गए, जो भी लिटरेचर लिखे गए, वो भी संस्कृत में ही लिखे गए। सबसे बड़ी बात सोचिए कि उस समय एक्सप्रेशन की भाषा, लिटरेचर एक्सप्रेशन की भाषा जो थी वो आपका संस्कृत ही हुआ करती थी। तो इसमें विज्ञान की अगर चर्चा करें पहले, तो मेटल का ज्ञान उस समय लोगों को था, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, उनका प्रयोग करना ये जानते थे। जैसे कैसे हम पता करेंगे कि आयरन कॉपर इनको प्रयोग करना आता था? ये बात है 5th से 6th सेंचुरी की बात, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास की घटना है। इसमें दिल्ली के मेहरौली के नज़दीक आपका एक लोहे का पिलर आज भी दिखाई देता है, और वो उसमें जो आयरन है वो अभी भी कोरोड नहीं हुआ है, मतलब उसमें जंग नहीं लगे हैं। इसी तरीके से बुद्ध की एक स्टैंडिंग मूर्ति है, वो आपका कॉपर से बनी हुई है, इसी काल की, गुप्तकालीन है। और गणित, मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वो आपका एक्टिव पीरियड है मैथमेटिक्स के लिए। इसमें मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत से, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कितना इसमें काम हुआ है, गणित का काम। ऐसा लगता था जैसे कि वो आपका किसी कोई प्रोफेसर हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे। बहुत सी उन्होंने फार्मूला डिराइव किया, सारी चीज़ें की, और न्यूमेरिकल का प्रयोग इस समय ज़बरदस्त तरीके से होता था। जैसे इनके कुछ रचनाओं में मिलता है, जैसे आर्यभट्ट की बात करूँगा, वराहमिहिर की बात करूँगा। और भारत के जो भी खगोल शास्त्री थे वो आपका दशमलव पद्धति में ही अपनी गणनाएँ किया करते थे,
खगोल शास्त्री अगर हैं तो वो खगोल के बारे में, अगर जो आपका संसार के ब्रह्मांड के बारे में जो भी बातें बताएंगे वो आपका मैथमेटिकल फॉर्म में बताएंगे। तो मैथमेटिक्स के लिए वो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते थे वो दशमलव पद्धति में किया करते थे। उसी समय उनको शून्य का भी पता चल चुका था, उसको वराहमिहिर ने शून्य को डिराइव भी किया था, मतलब उसको परिभाषित किया था। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो उन्होंने पाई का मान 3.14 जो आपका होता है उसको भी उन्होंने गणना की थी। सूर्य की दूरी जो पृथ्वी से है उसकी गणना भी उन्होंने 499 ईस्वी के आसपास ही कर दी थी, मतलब इतना पहले ही हमें पता था। तो विज्ञान जो है आपका वो बहुत आगे था। नेक्स्ट आपका आर्यभट्ट ने जो इंपॉर्टेंट बातें कही उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि पृथ्वी गोलाकार है, उन्होंने उनका ऐसा मानना था जो कि बाद में सही भी सिद्ध होता है। पृथ्वी की छाया की वजह से चंद्रग्रहण लगता है, चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, इस वजह से चंद्रग्रहण लगता है। तो मतलब जो ल्यूनर इक्लिप्स है उसकी घटना भी उन्होंने समझाई थी। उन्होंने आपका पृथ्वी के परिक्रमा की वजह से, पृथ्वी का अपने एक्सिस पे परिक्रमा की वजह से दिन और रात की घटना जो होती है उसको भी समझाने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ वराहमिहिर की अगर बात करेंगे तो उन्होंने ग्रेविटेशनल सिद्धांत, उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वस्तुएं पृथ्वी पर आकर के गिर जाती हैं, उसी को बाद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी बोला गया। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की जो चर्चा है वो आपका वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। पर्यावरण, जल विज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। बस हाँ, उन्होंने एक चीज़ गलत बताई थी वराहमिहिर ने, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है आपका स्थिर है, वो घूमती नहीं है, तो बाद में जो गलत साबित हुआ। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने जो है वो अपने दर्शन से, अपने आपका खगोल शास्त्री थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें सही बताई हैं। अब वराहमिहिर ने संस्कृत व्याकरण वो जो लिखते थे, साहित्य लिटरेचर लिखते थे, उसमें उनके संस्कृत व्याकरण की दक्षता दिखाई देती थी, उनको छंदों पर अधिकार दिखाई देता था। आप जानते हो कि छंद से क्या होता है कि जो साहित्य होता है वो आपका अच्छा लगने लगता है। तो संस्कृत व्याकरण में उनकी स्किल जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है और उन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया है, इसलिए उनका जो संस्कृत लिटरेचर है वो आपका यूनिक बना देता है उनको। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ रचनाएं की थी, जैसे कि पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, उन्होंने कई रचनाएं की थी, मतलब इसमें से जो प्रमुख है वो मैंने वहाँ बता दिया। इसमें उन्होंने जिन बातों को फोकस किया था, जिससे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पे काम किया था, त्रिकोणमिति पे। आप आज की डेट में आप साइन स्क्वायर एक्स ले लो, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखते हो ना, तो ये सारी बातें उन्होंने कई ऐसे फार्मूले डिराइव करके बताए थे। कभी अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसको अलग से, वराहमिहिर ने जो भी काम किए थे उसको टोटल मैं कंप्लीट आपका वे में उसको फॉर्मेट करके दे सकता हूँ। इसी तरीके से शून्य को उन्होंने परिभाषित किया था, और जो बीजगणितीय गुणा होते हैं, जैसे कि a इंटू बी हो गया या a इंटू बी इंटू सी हो गया, तो इस तरीके के जो बीजगणितीय गुणा होते थे, प्रोडक्ट होते थे, उनको भी उन्होंने डिफाइन किया था, उसका डेफिनेशन दिया था। पास्कल का जो ट्रायंगल बनता है उसको भी उन्होंने समझाया था। ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, उस पर भी उन्होंने काम किया था। उनका कहना था कि अगर सॉलिड सरफेस पे कोई भी प्रकाश का पॉइंट गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये इतना बता देना भी बहुत बड़ी बात थी उसके समय में। अब मैं इन लोगों के अलावा एक बात और बताना चाहूँगा कि तंत्र जो विद्या थी वो भी इस समय शुरू हो चुकी थी, और फीमेल जो देवी थी वो डोमिनेशन में आ गई थी, मतलब उनको डोमिनेट कर रही थी। अब बात करते हैं उस समय के दर्शन की, ठीक है, ये भी आपका लिटरेचर में ही आएगा। तो अगर आस्तिक और नास्तिक दो पार्ट में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आस्तिक दर्शन जो है, आस्तिक मत को मानने वाले उसको षडांग दर्शन कहते हैं। मतलब कि 6 अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे कि सांख्य है, योग है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। मतलब पहला हो गया सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा और छठवां वेदांत। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नंबरिंग आपको करनी है, बस इतना जानते रहिए कि सबसे प्राचीन कौन है और सबसे लास्ट का कौन सा है। सबसे लास्ट का आपका माना जाता है वेदांत, और सबसे स्टार्टिंग का प्राचीनतम माना जाता है सांख्य। और ये जो मैं 6 दर्शन बताया, मैं षडांग दर्शन बताया, वो आपका आस्तिक मत वाले हैं। नास्तिक मत वाले बहुत से ऐसे आपका लिटरेचर हैं, जैसे कि मैं 6 इंपॉर्टेंट वेद बाह्य दर्शन में आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, वेद बाह्य दर्शन 6 होते थे, मतलब नास्तिक वाले। उसमें चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक और जैनों का आर्हत, ये अलग अलग जो दर्शन थे वो आपका थे नास्तिकों के। लेकिन आस्तिक लोगों के जो दर्शन थे वो आपका 6 पार्ट में डिवाइड मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। किसने संकलित किया, किसने इसको प्रवर्तित किया, वो भी बात यहाँ पे समझेंगे। मतलब किसी भी चीज़ को प्रपोज करता है कोई भी व्यक्ति, जो उस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, तो उसका भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। नास्तिक में इंपॉर्टेंट तौर पे उसमें बौद्ध चल रहे थे, जैन चल रहे थे, और चार्वाक का दर्शन जो है आपका प्रमुख रूप, जो भौतिकवादी है, ठीक है, और जो आपका आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, वो आपका भौतिकवादी या नास्तिक दर्शन के पार्ट हुए। अब जो आस्तिक दर्शन था उसको 6 पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पहला सांख्य है, इसको प्रवर्तित किया था, प्रतिपादित किया था कपिल मुनि ने। ये प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, और इसका जो फोर्स था, मतलब ये किन सिद्धांतों पर काम करता था या उस पर फोर्स करता था, तो ये विकासवाद, भौतिकतावाद के साथ साथ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सही मानता था। ये हो गया सांख्य दर्शन। इसके साथ साथ सेकंड हम देखेंगे योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था, महर्षि पतंजलि ने किया था। उन्होंने एक उनकी रचना थी जिसका नाम था योग सूत्र। उसमें उन्होंने योग मार्ग को अपनाने की सलाह दी। उसमें उन्होंने प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, तो इन सभी चीज़ों की व्याख्या की थी।
ठीक है। और जो आज के डेट में आप जानते हो कि 21 जून को विश्व योग दिवस जो है मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, आने वाला भी है, वो आप देख सकते हो। तीसरा आपका जो दर्शन है वो न्याय है। न्याय दर्शन जो है उसको गौतम ऋषि जो हैं उन्होंने प्रतिपादित किया था, और उनका एक साहित्य था जिसका नाम था न्याय सूत्र, जिसमें उन्होंने तर्क और प्रमाण के आधार पर किसी भी चीज़ को मानने के लिए कहा। उनका दर्शन ये था। वैशेषिक चौथा दर्शन है जिसमें महर्षि कणाद ने उसका प्रतिपादन किया, और कणाद को आप जानते हो कि उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। तो कणाद सूत्र में उन्होंने क्या हुआ कि परमाणुवाद के बारे में बताया। परमाणुवाद के बारे में बताने से क्या तात्पर्य है मेरा मेरा मतलब ये है कि परमाणुवाद मतलब उन्होंने कहा कि जो संसार का निर्माण है वो आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के हुआ है, जिसे परमाणु कहते हैं। पांचवा आपका मीमांसा हो जाता है, और मीमांसा जो है वो आपका कर्मकांड और यज्ञ पे आधारित है। और जैमिनी का एक नाम करके एक अरण्यक है, अरण्यक जानते हो ना, ब्राह्मण अरण्यक, और इसी तरीके से वेद, ठीक है, उपनिषद, ये सब साहित्य थे, वैदिक साहित्य थे। तो अरण्यक जो होते थे उसमें एक नाम शब्द नाम का, ठीक है, अरण्यक का नाम क्या था, नाम, और उसको किसने लिखा था, जैमिनी ने उसको संकलित किया था। और वो कहते थे कि वेद हमेशा सत्य हैं, सदैव सत्य हैं, और पुरोहित जो वाद था उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, मीमांसा जो दर्शन है उसने। सिक्स्थ वन हो जाता है वेदांत। सिक्स्थ वन वेदांत हो जाता है। वेदांत मतलब इसको कभी कभी उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कभी कभी वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और इसको संकलित किया था वादरायन ने, और वादरायन का उसको ब्रह्मसूत्र उन्होंने लिखा था, मतलब संकलित किया था, मतलब अलग अलग कलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, ब्रह्मसूत्र बनाया। और उनके जो ये सिद्धांत हैं उसको उत्तर मीमांसा के नाम से या वेदांत के नाम से जानते हैं। और ये ब्रह्मसूत्र जो है इसमें बाद में रामानुज और आपका जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी टिप्पणी लिखी है। तो इस तरीके से मैंने गुप्त काल के जितने भी आपके साहित्यिक उपलब्धि थी उसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपका कमेंट सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद।